पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने 2 ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आया था, जिसे देखकर आप काफ़ी लाभ उठाए होंगे। लेकिन कुछ बच्चों से शिकायत है कि हमारे द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उसका उत्तर सभी लोग नहीं दे पाते हैं। कुछ बच्चे ही हैं जो सीधा उत्तर कुछ न कुछ ज़रूर देते हैं और काफ़ी बच्चों का उत्तर सही भी होता है। देखिए, इस तरह से अगर आप करेंगे तो हम आपको प्रश्न नहीं देंगे HW में, हम सीधा उसका आंसर बता देंगे। हम प्रश्न इसलिए देते हैं ताकि आप उसका सही जवाब दें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ताकि आगे करने की कुछ जज्बा भी आए। खैर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। कल हमने 33 तक करा दिया था। क्वेश्चन जो है 33 तक हमने सही इसका उत्तर लिखा दिया था। पिछले सेगमेंट में जो सीरीज़ 2 था उसमें कुछ हमने प्रश्न किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं सबसे पहले। और 22 नंबर जो प्रश्न है ना, वो आपको हमने HW में दिया था कि इसका उत्तर आप लोग सही जवाब दें। कुछ बच्चे हैं इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया था। जैसे कि प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। इनमें से आपको ये तय करना है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। तो इसका जो उत्तर होगा, आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा ए। क्योंकि आवृत्ति बदल जाने से ना, आवृत्ति कहने का ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं आवृत्ति, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि प्रश्न में ये कह रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन, आपसे पूछ रहा है वो 4 ऑप्शन उसकी बात कर, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य, वेग, ये सब क्या होता है, बदलता है। लेकिन इनमें से आवृत्ति ही एक ऐसा आंसर है जो क्या होता है, माध्यम बदलने से इसमें कोई तरह का प्रभाव नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसका आंसर राइट जो होगा ए के साथ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन, उसका जो राइट आंसर होगा ये देखिए। प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। यानी प्रकाश का जो रंग होता है, लाल, हरा, नीला, पीला जो भी होता है, तो इसका मुख्य वजह कौन है। क्या वेग से प्रकाश के रंगों को आप तय कर सकते हैं कि वेग के कारण इसका रंग लाल हुआ या हरा हुआ। क्या उसके आयाम एम्पलीट्यूड से कर सकते हैं, या फिर उसका फेज से कर सकते हैं, कला से। तो ये 3 बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अलग होता है, बैगनी का रंग का अलग होता है, सब रंगों का अपना अपना तरंगदैर्घ्य होता है। इसलिए कोई भी प्रकाश का जो रंगों का जो है ना, अगर आप जो कहेंगे कि ये लाल है या ग्रीन है, जो भी है, तो उसका जो है मुख्य कारण जो है वो होता है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य अलग अलग रंगों का अलग अलग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा तरंगदैर्घ्य के साथ। बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका था 27। ये 27 क्वेश्चन नंबर काफ़ी आसान था और इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी, इसका कभी कभी मान भी पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। आप जानते हैं धारा जो होता है उसको एम्पियर से मापा जाता है, नहीं। उसी तरह वोल्ट से आपका क्या होता है, विभवांतर या विभव मापा जाता है। जूल से ऊर्जा मापा जाता है। और आवेश जो होता है ना, इसको हम लोग मापते हैं कूलम्ब से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को तो विद्युत धारा भी कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसे मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। क्योंकि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल भी होता है, और जूल बराबर आप जानते ही हैं कि क्या होता है, आपको पिछले क्लास में हमने बताया भी था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज का जो स्टार्टिंग 28 भी कल हम बता ही दिए थे, 33 तक जो है कल के क्लास में हमने सॉल्व किया था। तो पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर सीरीज 3 में। बिहार बोर्ड का जो ये मॉडल सेट है ना, उसको हम लोग मिलके हल कर रहे हैं। उसका जो सही जवाब है उसको हम बता रहे हैं, ताकि आपका जो भी समस्या होगी वो बहुत जल्दी से हल हो सके। क्योंकि इस सेट को अगर आप बना लेते हैं ना, तो आपका कोई भी समस्या आगे चल के नहीं रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज 34 के साथ।
क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। ये लॉजिक गेट जो चैप्टर आप लोगों को हमने पढ़ाया था उससे लिया गया है, और लॉजिक गेट में आपने बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम जो पढ़ा था उससे लिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। चेक करके बताना है कि 4 का जो आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, सब में आधार आप 10 ही देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो 4 का आधार 10 है तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप जानते हैं 4 को जब हम सॉल्व करते हैं 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4 शेष 0 बचेगा, 2 दूना 4 शेष 0 ही ना बचेगा। फिर इसको 2 से देते हैं तो 2 दूना 2 इकाई 2 शेष 0, फिर अब तो कटेगा नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, हम आप लोग को बताए होंगे कि नीचे से ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर करने का एक नीचे पहले, फिर 0 है, फिर 0 है, ठीक है। और दोनों का जो है बेस वो 2 है, क्योंकि आप लोग को हमने बताया था ना कि डेसिमल जो होता है दशमिक संख्या पद्धति, उसको 0 से लेके 9 तक के अंकों को सूचित करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कीजिएगा। तो 1 से 9 तक की संख्या तो 9 हो ही गया, और 0 उसमें ऐड करेंगे तो 10 हुआ ना जी, तो दशमिक हो गया। और द्विआधारी के लिए हम क्या करते हैं 1 और 0, इससे हम लोग क्या करते हैं सूचित करते हैं। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में जो कह रहा है ना आपको प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपने क्या देखा 1 0 0 और आधार 2, देखिए तो ऑप्शन ऐसा कुछ है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है राइट आंसर कहाँ जाएगा, हम लोग जाएंगे इसके साथ 34 का ए के साथ जाएंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, फिर यही प्रश्न जो है पुनः लिया गया है द्विआधारी संख्या पद्धति से, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि द्विआधारी का योग, योग का मतलब होता है जोड़, 1 + 1, 1 + 1 किसके बराबर होगा। तो मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ ऑप्शन में तो 2 नहीं ना दिया है। अब क्या करेंगे, 2 को जो है हम द्विआधारी कह रहा है तो द्विआधारी के लिए क्या कर 2 से भाग देंगे, तो भाग देंगे 2 इकाई 2, फिर से 0 हो जाएगा। आप नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी पहले नीचे 1 है फिर 0 है। अब देखिए तो ऐसा ऑप्शन कहीं है जी, ऑप्शन सी जो है ना 35 का, ये बिल्कुल सही है। तो हम अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी के साथ। ओके बच्चों, कोई तरह की समस्या हो, भाषा में समस्या हो, अगर आपको हमारी अक्षर साफ साफ नहीं दिखाई दे रही हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर देंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 के पास। 36 नंबर भी, ये भी प्रश्न लॉजिक गेट से आया है, और प्रश्न आपसे कह रहा है कि OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक, बुलियन वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपना एक व्यंजक दिया था, ठीक है ना। जैसे आप पढ़े होंगे NOT नोट गेट, ठीक है ना, AND एंड गेट, फिर OR गेट, OR गेट। तो इस तरह से आप पढ़े होंगे, आपको हमने क्लास में चर्चा भी किया था। इसका वीडियो हम एग्ज़ाम से पहले लाएंगे, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न फिक्स रहता है, कभी कभी 5 नंबर का भी इससे आ जाता है। तो हम इसका वीडियो जो है ना लाइव क्लास में आके देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको शेयर करते रहें, पसंद आए तो लाइक भी करें, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना, इसका जो राइट आंसर होगा, आपको हमने बताया था A + B = C, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 के साथ। क्वेश्चन नंबर जो 37 है ना, वो क्या कर रहा है उस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 भी बहुत आसान है, काफ़ी बार पढ़े होंगे। इसका प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ये रहा आज का आपका HW प्रश्न, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आपका नाम लेके बता दें कि किन किन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही रहा। तो 37 का जो राइट आंसर होगा, जो भी आपको लगेगा वो ऑप्शन जाके आप देंगे, ठीक है। हम इंतज़ार करेंगे आपके उत्तर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के पास। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो कह रहा है कि चुंबकशीलता होता है। आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि चुंबकशीलता क्या होता है। चुंबकशीलता के बारे में आपसे पूछ रहा है, जैसे विद्युतशीलता होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चुंबकशीलता क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न में, म्यू बराबर क्या कह रहा है, म्यू बराबर B/H कह रहा है, फिर म्यू बराबर H/B कह रहा है, फिर म्यू बराबर BH कह रहा है, फिर म्यू बराबर BH/2 कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको कई बार हमने क्लास में बताया भी था कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, B/H। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए के साथ। ओके बच्चों,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। देखिए प्रश्न फिर से चुंबक मैग्नेटिज्म से आ गया है। नमन कोण, नति कोण, ये हमने इस बार जो है क्वेश्चन हिट किया है। वो हिट क्वेश्चन आपको हम टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूँ। अगर जो बच्चे टेलीग्राम से न जुड़े हैं वो टेलीग्राम पहले ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर वहाँ पे फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज से सर्च करेंगे, हमारा चैनल आएगा, वहाँ सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे ये सभी क्वेश्चन नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही है। तो आपको हमने बताया था कि बी सफिक्स में भी वर्टिकल होता है, वर्टिकल लाइन, और ये हो गया बी सफिक्स में एच, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नमन कोण के लिए कौन सा सही है, ये आपसे प्रश्न कर रहा है। तो इसका जो है ना राइट आंसर जाएगा बी भी बट्टा बी एच। देखिए तो ऐसा कुछ मिल रहा है कहीं, ये ऑप्शन ए जो है ना इसका देख लीजिए एक बार अच्छे से, बी भी बट्टा बी एच बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। फिर से उसी चैप्टर से आ गया। देखिए ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे ढंग से समझ लिए। खासकर नमन कोण और नति कोण जो है ना, ये दोनों प्रश्न काफ़ी बार पूछा है और काफ़ी बार इससे आता भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं ना जी, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो जाएगा 90 डिग्री। खोजिए इसमें 90 डिग्री का, ये नहीं है, हाँ 90 डिग्री यहाँ पे है। तो ऑप्शन सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ये बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के पास। देखिए ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय में ज़्यादा समझाना पड़ रहा है। अगर आपको फिर भी समस्या हो रही कि सर आज की क्लास में आप उतना नहीं अच्छे समझा पा रहे हैं, या आपको कोई तरह की समस्या हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी समझें। काहे कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्वेश्चन कम आता है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डालिए। तो देखिए बच्चों, समझाने में ज़्यादा वक्त लग जाता है और जिसके कारण हम ज़्यादा क्वेश्चन बता नहीं पाते हैं। इस वजह से आज थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन बताने के कारण हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर भी दिक्कत हो तो बताएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई, यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ, जी फॉर ज्योमेट्रिकल, एल फॉर लेंथ। और दूसरा कर रहा है कि चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ। चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं ना, तो मैग्नेटिक लेंथ हो गया। और ज्यामितीय लंबाई यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच रिलेशन पूछ रहा है, ये आपसे प्रश्न कर रहा है इसका रिलेशन। तो आपको हम बताए थे कि एल, याद होगा कि एल एम बट्टा एल जी बराबर होता है 6/5, ऐसा बताए थे, याद होगा। तो एल एम पूछेगा तो एल एम बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अच्छा से एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको। हम आप लोगों को बताए होंगे क्लास में एल एम बट्टा एल जी बराबर 6/5 ऐसा बताए हैं। तो एल एम बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, एल जी उधर जाएगा, नहीं शायद ऐसा ही कुछ बताए थे। देखिएगा क्लास में एक बार अच्छी देख लीजिएगा कि एल एम बट्टा एल जी बराबर 5/6 शायद बताए थे। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो एल एम बराबर हो जाएगा आपका कितना होगा, 5/6, और एल जी उधर जाएगा तो एल जी गुनाम हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या, एल एम बराबर 5/6। देखिए तो एल एम बराबर 5/6 एल जी, जी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, एक बार इसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, 41 का 99.9% हम कन्फर्म है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा। फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत हल्का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट बराबर क्या होता है। और आपको हमने फार्मूला बताया था कि म्यू नॉट बट्टा 4 पाई बराबर कितना होता है, याद है ना। तो HW 42 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग जवाब देंगे। देखिए जवाब दीजिएगा तो वीडियो मिलेगा। अब इसको आप समझ लें अच्छे से, क्योंकि जवाब देते हैं तो हमें बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आप लोग वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका आप राइट आंसर जो भी होगा आप देंगे। ये फार्मूला आपको हमने बताया भी था, थोड़ा सा हिंट भी हमने दे दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निर्वात में चुंबकशीलता क्या होती है। निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है, तो सीधा समझ लीजिएगा कि निर्वात की चुंबकशीलता ना शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। चलते ऑप्शन कहाँ है, शून्य शून्य भाई कहाँ है, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निर्वात में विद्युत चुंबक तरंग का चाल क्या होता है। निर्वात में जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है। सबसे पहले सी बराबर होता क्या है। सी बराबर आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। सी मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, एक बात क्लियर। दूसरा जो है आप जानते हैं म्यू नॉट बराबर क्या होता है, तो निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, और एक फार्मूला हमने बताया था इसके लिए, आपको याद होगा, सी बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बताए थे इस तरह का फार्मूला, और बताए थे कि म्यू नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का मान पुट कर दीजिएगा, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इस चीज़ को जब फार्मूला को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर लगभग 2.99792 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आया था। और इस चीज़ को हम लगभग माने थे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि निर्वात की विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है। यहाँ पे सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो सूत्र में देखिए ये 1 ये देखिए खोजिए, तो कहीं है क्या, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो जी ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जो है वो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है। एक्स किरण जो होता है उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि एक्स किरण के लिए तरंग दैर्ध्य 0.01 से क्या होता है 10 नैनोमीटर, नैनो का वैल्यू -9 के बीच होता है। ठीक है, अब जब इतना होता है तो यहाँ प्रश्न कर रहा है तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है। देखिए कहीं ऐसा मान है क्या, ये नहीं है, ऑप्शन तो ऐसा मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पॉइंट है ना, इसको आगे कीजिए तो 2 इसमें ऐड होगा, तो -9 में 2 ऐड कीजिएगा, तो मतलब 9 रुपये आप किसी से लिए हैं, 2 रुपये आप उसको दे दीजिएगा, तो 7 रुपया ही ना कर्ज बचेगा भाई। तो देखिए तो -7 कहीं है जी, ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर होगा। 100% इसकी राइट आंसर जो है 45 का ऑप्शन ए ही होगा। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा कैसी होती है। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि ये जो चैप्टर है लॉरेंज बल, आप लोग पढ़े होंगे, लॉरेंज बल के बारे में हमने आपको पढ़ाया भी था, इस तरह का स्ट्रक्चर बना के, और उसमें हम आपको बताया भी था कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो परस्पर लंबवत दोलन करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र जो होती है ना वो परस्पर लंबवत दोलन करते हैं, तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, ये बात आपको हम बताए थे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, मतलब लंबवत दोलन करते हैं। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला भी दिया था जो आपको याद भी होगा कि ई वेक्टर गुने बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए तो इस तरह का कहीं समांतर है, ई समांतर होगा ही नहीं, बी समांतर होगा ही नहीं, बी गुने ई के समांतर, लेकिन यहाँ तो ई गुने बी है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक बार इस चीज़ को देख लीजिएगा पुनः। क्वेश्चन नंबर 47 लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 47 तो एकदम खुआ वाला सवाल है, छुहारा की तरह है, आपको जो इच्छा करे ना उसको आंसर दे दीजिएगा। तो ये भी आपका HW रहा, इसको HW बिल्कुल मान लीजिए। इसका आंसर अगर आप लोग ना देंगे तो क्या दीजिएगा, इतना मक्खन की तरह सवाल है भाई। तो 47 का जो है जो आंसर होगा उसको आप अपनी जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे, हम इंतजार करेंगे आपके उत्तर का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की बात। 48 फर्स्ट ईयर से लिया गया एक प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है प्लांक नियतांक की डायमेंशन क्या होती है। प्लांक नियतांक की डायमेंशन क्या होती है। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्लांक नियतांक h बराबर होता है E/न्यू होता है। यहाँ E क्या है, तो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, न्यू क्या है, आवृत्ति है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलते इस फॉर्मूला के हिसाब से, आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, 12 mv² होता है, और कोई भी संख्या का बीमा नहीं होता, मात्रक भी नहीं होता है। एक बात क्लियर, यहाँ m का बीमा m कैपिटल M,
और वी स्क्वायर यानी वी का वेग, वेग का भी एल टी पर पावर -2 होता है ना जी। और चूँकि इसका स्क्वायर है तो 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एल पे पावर 1 है तो एल को 2 से यहाँ से गुना करें तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। और टी पर पावर -1 को 2 से गुना करेंगे टी पर पावर -2 और एम है तो एम। तो आप जानते भी ऊर्जा का जो मिनिमम होता है एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 होता है, याद रखिएगा। एक ये निकल गया। दूसरा क्या है, एच बराबर क्या था भाई, एच बराबर क्या बताए थे अभी, ई बट्टा न्यू ना बताए थे। तो ई का आप निकालिए एनर्जी का, और न्यू की जो आवृत्ति होती है, न्यू आवृत्ति बराबर आपको बताएं 1/t होता है। और टी प्लस में, नीचे है तो प्लस में है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो टी क्या हो जाएगा -1। क्लियर। अब ये दोनों मान आ गए, इसका भी मान आ गया, इसका मान, दोनों मान पुट कर दीजिए। तो जब मान पुट कीजिए क्या लाए तो उसका मान एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 और इसका मान आपने ये लाया। तो एक से एक वो तो कट न जाएगा, तो यहाँ एक ही ना बचेगा। तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1 खोजिए तो कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए ही जो है ना आपके सामने है। तो ऑप्शन ए 48 नंबर का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास, 49 के पास। 49 का निम्नलिखित में कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए थोड़ा देर वीडियो शुरू होने से पहले बताए थे ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ ई भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गलत कह सकते हैं, मिसप्रिंट कह दीजिएगा, है ना। ये इस तरह से नहीं होता, ये इस तरह से होता है। मतलब ई जो होता है ना छोटा ही होता है और वी बड़ा होता है। देखिए याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि ये सही है तो आप इसको सही दीजिए, होता है मिसप्रिंट टाइपिंग में हो जाता है। ठीक है, तो ई भी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, आप इसका आंसर जो होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसका भी आंसर HW में आप देंगे। देखिए 4 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं हम HW में, जो हल्का हल्का है। ठीक है, हम इंतजार करेंगे इसका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 50 है ना, कह रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। और रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए हम सीधा बताए थे कि भैया आप रट लीजिएगा कि n बराबर होता है n बराबर होता है n नॉट, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखिए n बराबर n नॉट ई पे पावर -λt, ऐसा आपको बताए थे। इसको परसों भी हम क्लास में इसकी चर्चा किए थे, इसके बारे में बताए थे। अब इस पेज में उतना जगह नहीं है कि आपको हम समझा दें, और उतना वक्त भी नहीं है आप लोगों के पास की वीडियो को देखें। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए कहीं मिल रहा है, n बराबर n नॉट सब में है भैया। अब यहाँ पर ई है, सब में ई है। ठीक है, -λt, देखिए ऑप्शन ए 50 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो ए के साथ हम लोग जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 51 और 52 का राइट आंसर क्या होगा ये हम आज के क्लास में नहीं बताएंगे, चूँकि आज हमारा गला भी ठीक नहीं है, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण हम आज आपका वीडियो जो है समय नहीं ला पाएँ। इसके लिए हम आप लोगों से सॉरी बोलते हैं, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन 51 से लेके 70 तक का जवाब लाएंगे और उस सीरीज को ख़त्म करेंगे। मतलब आपका जो ये सेट है ना बिहार बोर्ड का, इसको हम समाप्त कर देंगे। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम आपको एग्ज़ाम तक 1000 करा देंगे समझा के। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। और आप अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके, प्रॉब्लम देख सर हमसे ये सवाल नहीं बन रहा है, उसका उत्तर हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, अगला वीडियो, तो उसमें ज़रूर देंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे, गले में बहुत दर्द है, कल हम पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।